हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। भारत और चीन दोनों के बीच में सीमा विवाद शुरुआत से ही बड़ा गंभीर रहा है, लेकिन वर्तमान में फिर दोबारा एक ऐसा ही सीमा विवाद की स्थिति देखने को मिली जहां चीन ने एक नई हिमाकत दिखाई। दरअसल अरुणाचल प्रदेश, जो वर्तमान में भारत का हिस्सा है और भारत के मानचित्र में आधिकारिक रूप से वो स्वीकृत भी किया जाता है, लेकिन चीन लगातार इस क्षेत्र के ऊपर अपना दावा पेश करता है और चीन का यही कहना है कि ये उसके लिए दक्षिणी तिब्बत है और वो इसे जांगनान नाम से पुकारता है। अब हाल ही में एक बड़ा ही गंभीर घटनाक्रम देखा गया, जिसके तहत भारत और चीन के बीच सुधरते हुए संबंध फिर दोबारा से गंभीर हो गए हैं और तनावपूर्ण हो गए हैं। जहां एक तरफ भारत अपनी बातें पेश कर रहा है, वहीं लगातार चीन अपना दावा मजबूती से निरंतर पेश करते जा रहा है। अब ये मामला बड़ा ही गंभीर है और इस दौरान ये प्रश्न फिर उठा है कि ये भौगोलिक हिस्सा भारत का अरुणाचल प्रदेश है या फिर चीन का जांगनान। आइए इस बारे में आज हम लोग गहन अध्ययन करते हैं और पूरी स्थिति समझते हैं इस क्षेत्र की, और ये भी जानते हैं कि क्यों लगातार चीन इस क्षेत्र पर दावा करता है और वास्तविक स्थिति किस प्रकार भारत के हिस्से में है। तो सभी बातों को जानेंगे समझेंगे आज अपने इस क्षेत्र के बारे में, जो हमारे अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो आज समझेंगे क्लियरली कि क्या ये भारत का अरुणाचल प्रदेश है या फिर ये है चीन का जांगनान। तो दरअसल वर्तमान में जो घटनाक्रम है वो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम लोग को बता रहा है। टाइटल का कहना है, इंडिया इशू स्ट्रॉन्ग डिमांड आफ्टर वुमेन हेल्ड अप टू शंघाई एयरपोर्ट ओवर अरुणाचल मेंशन इन पासपोर्ट। अब देखिए ये बड़ा ही मामला गंभीर रहा। दरअसल एक महिला की यहाँ पर स्थिति रही है। ये जो महिला है, इस महिला का नाम है वांगजोंग थोंगडोक। अब दरअसल ये जो महिला है, ये महिला वर्तमान में एक खास स्थिति में यूके में काम करती है। दरअसल ये महिला है तो भारतीय नागरिक, लेकिन भारतीय नागरिक होने की स्थिति में ये महिला यूके में फिलहाल काम कर रही है, वहां पर ये एम्प्लॉयड है और ये महिला जापान जा रही थी। लेकिन जापान जाने की स्थिति में बीच में इनको ट्रांजिट करना था और ट्रांजिट करना था चीन से। अब जिस समय ये चीन पर ट्रांजिट के लिए उतरी, वहां अधिकारियों के तहत इन्हें जांच परीक्षण से गुजरना था और जांच से गुजरते समय इनका पासपोर्ट चेक किया गया। इनके पासपोर्ट पर एक खास डिटेल मेंशन थी, जिस डिटेल के ऊपर बड़ा गंभीर विवाद हुआ और इस गंभीर विवाद पर यह महिला 18 घंटे तक चीन के एयरपोर्ट पर डिटेन रखी गई। दरअसल यहाँ मुद्दा था इनके जन्म स्थान का, और यहाँ जो जन्म स्थान था, उस जन्म स्थान को लेकर के चीन के अधिकारियों का ये कहना था कि ये जगह आपके पासपोर्ट में गलत रूप से मेंशन्ड है और आपके पास एक गलत देश का पासपोर्ट है। अब फिलहाल ये जगह आधिकारिक रूप से स्वीकृत नहीं है, इसलिए आपको जांच से गुजरना होगा। दरअसल इस महिला के पासपोर्ट पर जन्म स्थान के साथ लिखा हुआ था अरुणाचल प्रदेश, यानी कि इन महिला का जन्म हुआ है अरुणाचल प्रदेश की भूमि पे और अरुणाचल प्रदेश आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा है। अब चीन के अधिकारियों ने इस जांच के दौरान महिला से यह कहा कि आपके पास गलत देश का पासपोर्ट है, अरुणाचल प्रदेश के नाम की कोई भूमि नहीं है और इस भूमि को जांगनान कहा जाता है और इस आधार पर इस भूमि पर जन्मे होने की वजह से आपके पास चीन का पासपोर्ट होना चाहिए। अब इसी जांच के तहत महिला को एयरपोर्ट पर 18 घंटे तक बैठा के रखा गया। ना तो खाने पीने के लिए कुछ दिया गया, ना ही वॉशरूम जाने की सुविधा दी गई और ना ही महिला को इस दौरान पानी भी पूछा गया। यह महिला 18 घंटे तक लगातार परेशान रही और काउंसलर पहुंच के बाद महिला को वहां से रिलीज किया गया। बट ये स्थिति अपने आप में बड़ी ही चिंताजनक है और बहुत ही गंभीर है। हालांकि बाद में इस महिला ने अपनी खुद का एक वीडियो रिलीज किया और वीडियो रिलीज करके अपनी पूरी स्थिति खुद से बयां की। लेकिन बात यहीं पे ही नहीं थमी। दरअसल भारत की सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से बयान जारी किए गए और हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस पूरे मामले पर प्रकाश डाला और चीन की हिमाकत की पूरी स्थिति बयां की, और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अरुणाचल प्रदेश आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा है और ये जिस प्रकार की स्थिति हुई है, ये भारत की संप्रभुता के साथ छेड़छाड़ है। हालांकि इस बयान के जवाब में चीन की तरफ से भी रिप्लाई आया और चीन का आधिकारिक बयान यही था कि यह हिस्सा जांगनान है, इसे अरुणाचल प्रदेश ना कहा जाए और यह हिस्सा चीन का है। अब इस पूरे मामले में फिर दोबारा भारत और चीन के बीच में जो क्षेत्रीय विवाद है वो पूरी तरह से उभर आया है। अब इस दौरान फिर यही प्रश्न है कि क्या ये हिस्सा चीन का जांगनान है या फिर ये भारत का अरुणाचल प्रदेश। अगर ये भारत का अरुणाचल प्रदेश है तो किस प्रकार से ये भारत में शामिल हुआ, और चीन का जांगनान है तो ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से चीन लगातार इस पर क्लेम करता रहता है। तो वही सारी की सारी स्थिति हम लोग को आज अपनी इस क्लास में समझनी है और जाननी है भारत के सबसे पूर्वी राज्य के इतिहास की कहानी। ये जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा कैसे बना
और क्या है इसको लेकर के हमारा ऐतिहासिक विवाद। अपने आप में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण स्थिति, भारत के लिए यह उगते सूरज का क्षेत्र कहलाता है और बड़ा ही खास सुंदर हिस्सा भी है। आइए शुरू करते हैं कहानी इसके इतिहास से, और इसका इतिहास बहुत ही ज्यादा पुराना है। इस क्षेत्र का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से जुड़ा हुआ है और इस दौरान प्रारंभिक मानव बसावट के साक्ष्य भी हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में मानव इतिहास का अच्छा खासा हमें उल्लेख देखने को मिलता है और यहाँ प्रमाण पाषाण काल से ही मिल जाते हैं। इसके साथ साथ तवांग, सुबनसिरी, दिबांग घाटी, सेला दर्रा, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो हमें प्रस्तर सभ्यता से भी जुड़े हुए देखने को मिलते हैं, यानी कि पत्थर के बहुत सारे उपकरण यहाँ देखने को मिले हैं। तानी, मिश्मी, नीशी, अपतानी, वांचो, नेक्टे आदि ये वो जनजातियां हैं जो इस क्षेत्र में युगों से बसती हुई चली आई हैं और एक अच्छा खासा इतिहास इन जनजातियों ने यहाँ पर बिताया। तो अरुणाचल प्रदेश का इतिहास तो बहुत ही पुराना रहा है, बहुत ही खास रहा है, लेकिन अलग अलग समय पर धीरे धीरे चीजें बदलती भी रही। दरअसल प्राचीन काल में यानी कि लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में इस क्षेत्र में काफी कुछ परिवर्तन हुआ। जैसे कि प्राचीन ग्रंथों से ये पता चलता है कि दरअसल पुराणों और महाभारत में एक खास नाम है और वो नाम है लोहित। और फिलहाल विशेषज्ञ यही मानते हैं कि जो लोहित है ये ब्रह्मपुत्र का पुराना नाम है और आज भी हम ये देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के हिस्से इस नदी से जुड़े हुए हैं और ब्रह्मपुत्र के साथ वो काफी कुछ शेयर करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि तिब्बती और हिमालय संपर्क भी यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 5वीं और 6वीं शताब्दी के बीच में उत्तर पश्चिम से तिब्बती प्रभाव का प्रारंभ हमें इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इस क्षेत्र की जनजातीय संरचनाएं भी अपने आप में बहुत ज्यादा खास है और इसी दौरान हम ये देखते हैं कि उनका विकास यहीं से होना शुरू हुआ। तो प्राचीन काल में यहाँ पर जनजातीय संरचनाएं विकसित होने लगी, कुल कुटुंब आधारित शासन प्रणालियां बनी, आचार परंपराएं और आस्थाएं यहाँ पर स्थापित होने लगी। तो प्राचीन काल में धीरे धीरे क्षेत्र इस रूप से आगे बढ़ता है। मध्यकाल में ये क्षेत्र कुछ अन्य हिस्सों से प्रभावित होता है और थोड़ा सा रूप यहाँ भी बदलता है। अब ये मध्यकाल वो काल था जब अरुणाचल प्रदेश की भूमि पर बौद्ध धर्म का तेजी से विकास होता है। दरअसल पहली बात तो ये प्रभाव में आता है कामरूप राज्य से। कामरूप जिसे वर्तमान में हम लोग असम के रूप में जानते हैं, वो हमारे मध्यकाल के समय कामरूप से रूप में जाना जाता था। तो दरअसल कामरूप राज्य के प्रभाव में ये अरुणाचल की भूमि आई और इस दौरान ये देखने को मिला कि इनके व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित हुए। पर्वतीय क्षेत्र स्वतंत्र जनजातीय शासन के रूप में इस दौरान संचालित हुआ करता था। साथ ही साथ अब यहाँ बौद्ध धर्म का तेजी से विकास होने लगा और यहाँ जो बौद्ध धर्म का विकास होता है वो लामावादी परंपरा के आधार पर होता है। यहाँ मोनपा और शेदुंगपिंग क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का सुदृढ़ किया जाता है और तिब्बत के साथ बौद्ध धर्म के आधार पर ही इनके धार्मिक संबंध भी विकसित होते हैं और तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश ये दोनों आपस में बहुत सारी चीजों को शेयर करते हैं। साथ ही ये क्षेत्र जनजातीय स्वशासन में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। यहाँ पर ग्राम प्रधान व्यवस्था देखने को मिल रही थी, मुखिया और परिषद आधारित न्याय व्यवस्था यहाँ पर सुदृढ़ होने लगी। तो ये मध्यकाल के अंदर कुछ खास बड़े परिवर्तन आए और अब इस दौरान अरुणाचल प्रदेश की भूमि बौद्ध धर्म के रंग में रंग भी चुकी थी। इतना ही नहीं, 16वीं और 18वीं शताब्दी में कुछ बड़े परिवर्तन इस भूमि पे हुए। 1680 से 1681 में पहले यहाँ तवांग मठ की स्थापना हुई। हमने यह अभी तक ये पढ़ा था कि यहाँ पर बौद्ध धर्म तेजी से आया, फैला और सुदृढ़ हुआ। अब दरअसल 5वें दलाई लामा के आदेश पर मैरक लामा ने यहाँ तवांग मठ का निर्माण कराया और तवांग मठ आज भी अरुणाचल प्रदेश और पूरे विश्व की स्थिति में बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। और वहीं इसकी दूसरी खास बात यह है कि दरअसल ये पूरी दुनिया के सबसे बड़े मठों में भी गिना जाता है। तो भारत के लिए सबसे बड़ा है ही, लेकिन विश्व के प्रमुख मठों के अंदर भी ये शामिल है। तो दोनों स्तर पर इसकी ख्याति बहुत ज्यादा है। तो तवांग मठ जहां एक तरफ अरुणाचल प्रदेश और भारत की एक अनूठी विशेषता है, वहीं चीन की एक तिरछी नजर इस क्षेत्र पे लगातार बनी रहती है और वो चाहता है कि वो इस क्षेत्र को अपने में शामिल करे और तवांग मठ पे उसकी बहुत ही तीखी नजर है और वो चाहता है कि वो लगातार लालसा भी दिखाता है और चाहता है कि वो किसी ना किसी रूप से इसको हथिया ले। बात केवल इतनी ही नहीं थी। ये 16वीं से 18वीं शताब्दी का काल एक ऐसा काल था जब भूटान, तिब्बत और असम, इन 3 क्षेत्रों का प्रभाव भी अरुणाचल पर देखा जा रहा था, जिसकी वजह से सांस्कृतिक प्रभाव काफी तेजी से यहाँ पर क्षेत्र में आगे हुए और चीजें एक नए रूप में नियंत्रित हुई। तो अब यहाँ पर सांस्कृतिक प्रभावों का भी एक नया कार्यक्रम शुरू हो जाता है। लेकिन अब तक का जो अरुणाचल प्रदेश है, उस अरुणाचल प्रदेश की स्थिति में हमें यह पता चलता है कि ये अरुणाचल प्रदेश दरअसल अब बौद्ध की भूमि हो चुका है। यहाँ सांस्कृतिक एकता देखने को मिल रही है और साथ साथ इस क्षेत्र का तिब्बत, असम और साथ साथ में आसपास के क्षेत्रों से एक बड़ा ही सांस्कृतिक और व्यापारिक जुड़ाव भी है। अब ब्रिटिश काल ये वो काल है जिसने इस क्षेत्र के इतिहास को एक नया रूप दिया और बहुत सारी चीजें बदल दी और नए रूप में प्रस्तुत की। दरअसल ब्रिटिश काल औपनिवेशिक काल था
और इस दौरान अंग्रेजों की एक खास नीति थी विस्तारवादी। वो चाहते थे कि जितना भी दूर तक वो क्षेत्रों को अपने अधीन करें, उनके लिए बेहतर होगा और इसलिए उनकी विस्तारवादी नीति निरंतर जारी ही रही। अब दरअसल 1826 से यहाँ का इतिहास एक नया रूप धारण करता है। अंग्रेजों के साथ में बर्मा की स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए यादाम्बो की संधि होती है और इस दौरान जो आंग्ल बर्मा युद्ध था, उस युद्ध को यहाँ पर अब शांति मिलती है। तो यादाम्बो की संधि 1826 में की जाती है और इस दौरान ये देखा जाता है कि इससे पहले असम पर तो ब्रिटिश नियंत्रण हो ही चुका था। अब वही ब्रिटिश नियंत्रण धीरे धीरे और क्षेत्रों में भी आगे बढ़ने के लिए कारगर रहता है। वहीं आंतरिक रेखा विनियमन 1873 सामने। इस आंतरिक रेखा विनियमन 1873 के आने का मुख्य उद्देश्य था जनजातीय क्षेत्रों को संरक्षित करना और उनकी आंतरिक रेखा में प्रवेश के लिए एक अलग से अनुमति आधारित व्यवस्था को लागू करना, क्योंकि जनजातियों की सुरक्षा यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी थी और जनजाति अपनी सुरक्षा के लिए लड़ने मरने को तैयार थे और वो मारने को तैयार भी थे। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में 1911 से 13 के बीच में एक सीमा सर्वेक्षण कराया गया और जो ये सीमा सर्वेक्षण था, इसकी जिम्मेदारी दी गई हेनरी मैकमोहन को। अब हेनरी मैकमोहन ने भारत और तिब्बत की सीमा का सर्वेक्षण किया और इस सर्वेक्षण के बाद दोनों ही देशों के बीच में एक खास सीमा निर्धारित की। अब इस दौरान जो रेखा निर्धारित की, उसका काम तो हेनरी मैकमोहन ने किया था, इसीलिए इस रेखा को नाम दिया गया मैकमोहन रेखा। अब दरअसल इस रेखा को आधिकारिक मान्यता देने का काम शिमला सम्मेलन 1914 में हुआ और इसके बाद ये पता लगता है कि भारत, यानी कि ब्रिटिश भारत, तिब्बत और चीन, इन तीनों के ही प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं और शामिल होने के दौरान आधिकारिक तौर पर मैकमोहन रेखा के बात यहाँ पर प्रस्तुत की जाती है। हालांकि इन तीन पक्षों में से दो पक्ष ऐसे थे जो उस रेखा पर सहमत हो जाते हैं, लेकिन एक पक्ष ऐसा था जो सहमत नहीं होता। जो दो पक्ष इसमें सहमत होते हैं उसमें ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट और ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के साथ साथ तिब्बत इसमें शामिल था और जो पक्ष इसमें सहमत नहीं होता वो है चाइना। अब चाइना का दरअसल जो विवाद इस समय उभरा था, वही विवाद आज भी है। दरअसल जिस समय ये मैकमोहन रेखा का मामला निकला, तो मैकमोहन रेखा के मुद्दे के तहत चीन का यह कहना था कि दरअसल तिब्बत को जो हिस्सा मिल रहा है वो आधिकारिक तौर पर सही नहीं है और अरुणाचल प्रदेश तिब्बत के खाते में आना चाहिए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के तहत भारत सभी चीजों पर सहमत था और साथ साथ हेनरी मैकमोहन ने अरुणाचल प्रदेश को भारत के हिस्से के रूप में ही मान्यता दी थी। लेकिन अब यहां चीन लगातार इस मुद्दे पर अस्वीकार रहा, जबकि तिब्बत ने इस सीमा को स्वीकार लिया। अब ये वो समय था जिस समय ने भारत और चीन के बीच में एक ऐसे विवाद को जन्म दिया जो विवाद 1914 में बना तो, लेकिन 100 साल के बाद भी अब तक इसका समाधान नहीं हो सका। ना तो आज तक इस रेखा को चीन आधिकारिक तौर पर स्वीकार पाया है और ना ही वो इसको पूरी तरह से मान्यता देता है और इसी वजह से दोनों देशों के बीच में विवाद निरंतर जारी भी रहता है। अब इसके बाद जब ये आधिकारिक तौर पर मैकमोहन रेखा डिसाइड हो गई, तो फिर ये जो क्षेत्र है भारत का पूर्वोत्तर वाला और साथ साथ तिब्बत वाला, अब इन सभी क्षेत्रों के अंदर अब प्रशासनिक पुनर्गठन का काम शुरू हुआ और वही प्रशासनिक पुनर्गठन हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश में भी किया। अब अरुणाचल प्रदेश की स्थिति बदलने लगी थी क्योंकि आधिकारिक मान्यता रेखा को दे दी गई थी। अब ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के तहत सादिया सीमांत प्रभाग, बालीपाड़ा सीमांत प्रभाग और लखीमपुर सीमांत प्रभाग आदि बनाए गए, यानी कि अलग अलग हिस्सों में अरुणाचल प्रदेश को बांटा गया और बाद में यहाँ पर तिरप, सुबनसिरी और कामेंग क्षेत्र को भी बनाया गया। यानी कि अब यहाँ पर प्रशासनिक पुनर्गठन का काम शुरू हो चुका था। लेकिन एक जो वास्तविक स्थिति अरुणाचल प्रदेश की सामने आती है वो स्वतंत्रता के बाद ही हमें देखने को मिलती है। दरअसल स्वतंत्रता के बाद 1950 में जो ये अरुणाचल प्रदेश की भूमि है, इसे एक खास टैग दिया जाता है और वो टैग था नेफा, यानी कि उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र। अब तक इससे पहले तो इसको अलग अलग प्रभागों के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब उन सभी प्रभागों का एक रूप नेफा के रूप में देखने को मिलता है, उत्तर पूर्व सीमांत क्षेत्र के रूप में। संपूर्ण क्षेत्र को नेफा कहा गया और प्रशासन असम के राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार यहाँ पर चलाया करती थी। प्रशासन का काम इसी प्रकार से आगे बढ़ा और सारी चीजें इसी तरह से शुरू हुई और आगे बढ़ने लगी, चीजें अच्छी तरह से चलती रही। हालांकि प्रशासनिक ढांचे के तहत हमें यह पता चलता है कि राजनीतिक अधिकारी, उप राजनीतिक अधिकारी और सीमांत शिविर स्थापित कर दिए गए और इन सभी की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य था जनजातीय समाज की सुरक्षा और साथ ही प्रशासनिक एकीकरण। अब यह महत्वपूर्ण काम यहाँ किया तो जा रहा था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद नेफा के रूप में जिस प्रकार भारत ने इस भूमि को मान्यता दी थी, ये लगातार चीन की आंखों में खटक रहा था। अब चीन की आंखों में जब ये पूरा मामला खटक ही रहा था, तो इसके खटकने की स्थिति में अब हमें यह भी पता चलता है कि चीन ने एक ऐसी हिमाकत की जो भारत और चीन के संबंधों में हमेशा ही नकारात्मक रूप से गिना जाता है।
वो है 1962 का चीन का हस्तक्षेप। 1962 में चीन ने दरअसल भारत के तावांग, बॉमडिला और सुबानसिरी क्षेत्रों में घुसपैठ की। इस घुसपैठ के बाद भारत और चीन के बीच में गंभीर संघर्ष हुआ, दोनों देशों में लड़ाइयां हुई। हालांकि इस दौरान भारत को बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ, लेकिन कुछ क्षेत्र अस्थायी रूप से चीन के हिस्से में चले गए। लेकिन बाद में युद्ध विराम हुआ, चीन पीछे लौटा, पर सीमा विवाद वहीं का वहीं बना रहा। यानी कि यह युद्ध जिस प्रकार से नेफा की वजह से शुरू हुआ था, युद्ध तो खत्म हुआ, युद्ध विराम हुआ, लेकिन नेफा का मामला नहीं निपटा और वो स्थिति वहीं की वहीं अटकी रही। अब नेफा का ये विवाद जिसने इस युद्ध को बढ़ावा दिया था, वही विवाद आज भी आगे दोनों देशों के बीच में मौजूद है। हालांकि नेफा की स्थिति लगातार बदली, यानी कि पहले इस क्षेत्र को जब अलग अलग प्रभागों में समझा जाता था, 1950 में ये नेफा के रूप में सामने आया। अब दरअसल इसकी संरचना पे और काम किया जाएगा और इसकी चीजों को बदला जाएगा। तो 1972 से 87 के बीच में इस क्षेत्र को और भी परिवर्तन दिए गए। 21 जनवरी 1972 को नेफा का नाम बदल दिया गया और हमारे देश में स्थापित होता है आधिकारिक तौर पर अरुणाचल प्रदेश। अब ये जो वर्तमान नाम है अरुणाचल प्रदेश, वो नाम इसे जाके 21 जनवरी 1972 को मिला था। हालांकि शुरुआती तौर पर इसका दर्जा केंद्र शासित प्रदेश का ही था। ऐसा क्यों? क्योंकि दरअसल हमारी सरकार इस समय इसको एक संवेदनशील क्षेत्र मानती थी और उसे पता था कि चीन की लगातार नजर इस पर बनी हुई है और ऐसी स्थिति में जरूरी है कि केंद्र सरकार अपने हिसाब से इसकी सुरक्षा को संभाले, वरना कल को फिर घुसपैठ देखने को मिल सकती है, चीन की कोई हिमाकत हो सकती है और इसकी वजह से हमें नुकसान हो सकता है। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए ही सीधे तौर पर भी केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया, लेकिन लगातार राज्य की मांग हो रही थी, चीजों की डिमांड हो रही थी। तो फिर 1975 में सरकार ने अपने फैसले को पलटा और अरुणाचल प्रदेश को विधानसभा और मंत्रिपरिषद दे दी गई। यानी कि अब इस दौरान जो एक परिवर्तन था इसका, वो हमें यहाँ देखने को मिला और जनजातीय राजनीति का उभार यहाँ पर खास तौर पे हो जाता है। तो अब विधानसभा और मंत्रिपरिषद दोनों इसके पास में आ गई है और 1975 से ये बड़ा परिवर्तन हुआ और जनजातीय राजनीति यहाँ पर उभरने लगी। अब जैसे ही पूरा का पूरा घटनाक्रम 1975 में हो जाता है, इसके बाद अब हम लोग ये देखते हैं कि अब मिलेगा इसको राज्य का दर्जा 1987 में आके। तो लगातार अलग अलग चीजों की मांग, पहले जब केंद्र शासित प्रदेश होते हैं तो विधानसभा की मांग करते हैं, विधानसभा मिलती है विधान परिषद की मांग करते हैं, फिर कहते हैं कि हमें राज्य का दर्जा भी दी जाए। तो 1987 में 20 फरवरी का दिन था जब अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया, यानी कि आधिकारिक तौर पर भारत का राज्य बना और इस दौरान भारत का 24वां पूर्ण राज्य बना। अब एक बात सभी को अपने दिमाग से यहाँ जो निकाल देनी है, वो बात यह है कि दरअसल अरुणाचल प्रदेश को केवल यहाँ राज्य का दर्जा दिया गया है, लेकिन स्वतंत्रता से ही अरुणाचल प्रदेश की जो जमीन है, वो जमीन हमारे अधिकार क्षेत्र में शामिल थी। दरअसल संविधान का अनुच्छेद 3 जो है, वो हमारी केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि केंद्र सरकार किसी भी क्षेत्र की संरचना को बदल सकती है, मानचित्र को बदल सकती है और साथ साथ में उसमें किसी भी क्षेत्र को जोड़ के उसको बड़ा कर सकती है, छोटा भी कर सकती है, नया राज्य भी बना सकती है, वहां से साथ साथ उसका नाम भी बदल सकती है। सारे अधिकार उसके पास है। तो अनुच्छेद 3 के तहत जो अधिकार है उन्हीं का इस्तेमाल करती है हमारी केंद्र सरकार। और वही चीज यहाँ हुई कि इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया पहले, बाद में केंद्र शासित प्रदेश से इसको राज्य का दर्जा दिया गया और ये 24वां पूर्ण राज्य बना। इस दौरान यहाँ पर जो चुनाव हुई और उन चुनावों में पहले मुख्यमंत्री बने गेगोंग अपांग। अब इसी के साथ यहाँ पर तेजी से विकास का काम हुआ। 1990 से 2000 के बीच सड़क, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, सीमांत चौकियां सब कुछ स्थापित हुई। कृषि, हस्तशिल्प, पर्यटन, इन सभी को बढ़ावा भी दिया गया। 2000 से 2015 के बीच में लगातार चीन ने अपना हस्तक्षेप जारी रखा। वो लगातार अरुणाचल प्रदेश और बाकी जगहों के नामों को लेकर भी हस्तक्षेप करता रहा, चीजों के साथ भी छेड़छाड़ करता रहा, लगातार अपना दावा भी पेश करता रहा। तो चीन ने सीमावर्ती तनाव को बढ़ाया। भारत ने सेला दर्रा, बुमला, तवांग सहित सीमा मार्गों पर तीव्र विकास किया। यह भारत के लिए जरूरी था और भारत ने इस विकास को इसीलिए आगे बढ़ाया ताकि हम लोगों की सुरक्षा पहुंच यहाँ पर अच्छी रह सके। तो 2015 से 2025 के बीच में इस दौरान ये देखा गया कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के स्थानों का नाम बार बार बदला। हालांकि भारत ने लगातार प्रतिक्रिया दी और भारत ने सीधे तौर पर कहा कि देखो, अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य रंग है। अब आप चाहे इसको अहदो जांगनान या फिर आप इसको किसी और रूप में जानो या आप कहो लगातार कि दक्षिणी तिब्बत है, भारत ना तो इसे मान्यता देता है ना ही भारत इसे स्वीकारता। ये भारत के लिए अरुणाचल प्रदेश है, हमारा ये अविभाज्य हिस्सा है और ये हमेशा हमारा अविभाज्य हिस्सा रहेगा। अब इसी के तहत भारत ने हसेला सुरंग, सीमांत राजमार्ग, अग्रिम हवाई पट्टियां और सेना ढांचा तेजी से विकसित भी किया। तो भारत ने लगातार हर एक बात का जवाब दिया है चीन के, चाहे चीन कितनी ही बार नाम परिवर्तन कर ले या फिर कितनी प्रकार से यहाँ पर इस क्षेत्र पे चीन अपना दावा करता रहे।
तो चीन यहाँ पर चाहे नाम परिवर्तन करे, चाहे दावा करे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हिस्सा भारत का है और ये भारत ने बार बार जवाब दिया और ये बताया। और अभी वर्तमान में जो घटना हुई है, उस घटना के बाद भी भारत ने सीधे तौर पर यही जवाब दिया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, भले ही आप उसको किसी भी रूप में स्वीकारें, चाहे आप जांगनान कह के स्वीकारें या फिर अरुणाचल प्रदेश कह के स्वीकारें, वो मैटर नहीं करता, लेकिन ये हिस्सा भारत का है और भारत का ही रहेगा। अब इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के बाद 2025 में जो नया विवाद हुआ है, हालांकि ये वही पुरानी बातें उठा रहा है और वही पुरानी चीन की नीयत भी दिखा रहा है। चीन की नीयत वही है, उसकी चीजें नहीं बदली हैं, लेकिन जो आधिकारिक रूप से स्वीकृत है वो यही है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। उस दौरान 1914 में भले ही आपने मैकमोहन रेखा को स्वीकारा हो या नहीं स्वीकारा हो, लेकिन तिब्बत उन चीजों को स्वीकार चुका था और आधिकारिक रूप से हमें अरुणाचल प्रदेश मिल गया था। अब आप बल प्रयोग करेंगे या कोई और हस्तक्षेप, उसको भी स्वीकार नहीं किया जाएगा और भारत अब एक नई स्थिति में, भारत वो पुराना भारत नहीं है, भारत की स्थिति बहुत कुछ बदल चुकी है, भारत आज एक मजबूत स्थिति में है। तो जरूरी है कि चीजें अब आप भी स्वीकार लें, वो बेहतर होगा। तो यही है चीन की हिमाकत जो हमें बार बार देखने को मिलती है। चीन सोचता है कि वो डरा धमका करके इस भूमि को अपने हिस्से में शामिल कर लेगा, लेकिन ये उसका केवल भ्रम है और कुछ भी नहीं है। लेकिन इस दौरान जो हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से चीन लगातार इस क्षेत्र पर क्लेम करता है, तो वो यही कहानी है 1914 का शिमला सम्मेलन, जिसकी वजह से पूरा घटनाक्रम हम लोग के सामने आता है। चीन ने उसको नहीं स्वीकारा और वही बात चीन आज तक दोहराता रहता है। तो ये है पूरा का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस जो आप लोग को पता होना चाहिए। ये हम लोगों के जीएस पेपर 2 के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। साथ साथ ये हमारे दोनों देशों यानी कि इंडिया और चाइना, इन दोनों देशों के बीच के संबंधों का भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जो नकारात्मक रूप से हम लोगों को समझना होता है। वो चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखनी है आने वाले एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। सारी बातें क्लियर है? गुड। बाकी आगे की कहानी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि इस मामले में भारत सरकार को क्या करना चाहिए और कैसे चीन को जवाब देना चाहिए। लेकिन अपनी तैयारियों को अच्छा बनाने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे और प्रोग्राम से, जैसे कि रोज हम सुबह 9 बजे द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं और एडिटोरियल डिस्कशन भी करते हैं। तो जुड़ सकते हैं आप लोग हमारे साथ रोज सुबह 9 बजे द हिंदू न्यूज़पेपर हिंदी में पढ़ने के लिए। साथ ही फिलहाल स्टडी आईक्यू में चल रही है एक खास सेल, वो है अचीवर सेल। तो अचीवर सेल के दौरान आप लोग अगर KL लाइव कोड यूज करते हैं तो आपको मिल जाएगा एक खास डिस्काउंट, और डिस्काउंट का लाभ उठा करके आप अपनी चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। हमारे क्रैश कोर्स SIP में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आप लोग 2026 की तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। आपकी जो कमियां हैं वो कमियां सुधार दी जाएंगी, और इतना ही नहीं, आप लोग इस दौरान प्रीलिम्स भी क्लियर करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकते हैं। वो चीज़ें यहाँ व्यवस्थित है। केवल इतना ही नहीं है, बल्कि अचीवर सेल के दौरान अगर आप 2027 की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक खास मौका है, जहां आप KL लाइव कोड यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट। तो ज्वाइन कीजिए प्रतिज्ञा प्लस बैच, जहां आपको मिलता है पूरा सिलेबस कवरेज, इतने वीडियोस जो आपके पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर करवाती है, आंसर राइटिंग, CSAT, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज की सुविधा भी मिलती है, और साथ साथ आपको मिलता है कंप्लीट स्टडी मटेरियल, स्कॉलरशिप की सुविधा भी है। एक बेहतरीन वन स्टॉप सॉल्यूशन आप लोग के लिए ये प्रतिज्ञा प्लस बैच है। इसके अलावा जुड़ सकते हैं मेरे साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि आप लोग की बहुत सारी जो बातें होती हैं वो हम टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स पे भी करते हैं, और आपको जो फाइल चाहिए वो आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे। तो जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल से, जहां आपको PDF भी मिलेंगी, और साथ ही आप उसको सर्च कर सकते हैं QR कोड से भी और मेरे नाम से भी। तो बस आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये सेशन मुझे कमेंट में जरूर बताएं, बाकी लोगों तक शेयर जरूर करें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें, आगे बढ़ते रहें स्टडी आईक्यू के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।